हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। आपका ऑर्डर 6 है, ये रूल 16, 17, 18 हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इसके ऊपर वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो इस टॉपिक के जो लैंडमार्क केसेस हैं वो भी लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेटिव रहेगी और एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रूल 16 क्या कहता है। रूल 16 है आपका स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। आप प्लीडिंग में से कुछ चीजें अब आप निकाल रहे हो, कुछ बदलाव ला रहे हो। कैसी चीजें वो इसमें बताई गई है। ये है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे देखिए मे टर्म का इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स इट्स ऑल अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो ऑर्डर दे सकता है किस चीज का, स्ट्राइकिंग आउट करने का, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ये दूसरा पॉइंट है। ये मतलब आप कोर्ट जो है प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर जब कोर्ट को ऐसा लगे कि भी हाँ इस प्लीडिंग में कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वो कभी भी ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो प्रोसीडिंग का कोई भी स्टेज हो वहां पर। ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड, तो स्ट्रक आउट कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक देना। मतलब प्लीडिंग में अगर कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसा फैक्ट है जो इनअप्रोप्रिएट है, तो वो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसमें निकालो, इसको इसको जरूरत नहीं है ये। या फिर हो सकता है ना, कई बार कोई एक डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो उससे, जिसपे एक सेपरेट सूट होना चाहिए, लेकिन वो भी यहीं पर इसी में ऐड कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इसको स्ट्रक आउट करो, इसके लिए सेपरेट आप सूट फाइल करो, इसके अंदर इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और अमेंड या फिर बदलाव, अमेंडमेंट करना पड़े प्लीडिंग के अंदर, इसका ऑर्डर कर सकता है। एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग, तो कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी प्लीडिंग हो सकती है, उसके अंदर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज उस प्लीडिंग के अंदर है तब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो अमेंड या स्ट्रक आउट करने का उस प्लीडिंग को जो है ऑर्डर कर सकता है। ठीक है ना। ये है विच में बी अननेसेसरी, कोई अननेसेसरी फैक्ट या पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड है, स्कैंडलस है, फ्रिवोल्वस है, वेक्सेशियस है, विच में टेंड टू प्रेजुडाइस, एम्बैरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। अगर ट्रायल को जो है फेयरली डील होने से अगर वो रोक रहा है, कोई गलत चीज उसमें ऐड की गई है जो सूट के उसके प्लीडिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो उन सब सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। which is otherwise an abuse of the process of the court, या फिर कोर्ट की प्रोसेस को अगर वो अब्यूज कर रहा है, किसी तरीके का रुकावट खड़ी कर रहा है उस प्लीडिंग के अंदर, कोई अगर ऐसा फैक्ट है, तो उन सारे सिचुएशन में कोर्ट जो है अपनी समझ से ऐसा ऑर्डर कर सकता है। सिंपल है। यहाँ पर एक चीज क्या है, ये जो आपका 16 है रूल, ये कंपल्सिव है। मतलब यहाँ पर कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा, यहाँ पर पार्टीज नहीं बोला गया है, यहाँ पर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है। कोर्ट को जब लगेगा तो वो ऐसा करने को बोल सकता है पार्टीज को। लेकिन 17 में क्या है, 17 जो है आपका वॉलंटरी अमेंडमेंट है। अगर पार्टीज को लगता है कि भी हाँ ऐसा इसमें होना चाहिए, तो पार्टीज एप्लीकेशन करती है कि भी ये वॉलंटरी है, हम चाह रहे हैं कि इसमें ये बदलाव लाया जाए। लेकिन 16 जो है ये कंपल्सिव है, कोर्ट ऑर्डर करेगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना। 17 देखिए, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अब प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ, मतलब अलाउ कर रहा है, इट मींस पार्टीज एप्लीकेशन लगा रही है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी की भी साइड से हो सकता है, वो जो भी बदलाव लाना चाह रहा हो, तो वो पार्टीज को अलाउ करता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, तो कोर्ट में है, डिस्क्रिशन है, अगेन कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो अलाउ करे और चाहे तो ना करे। तो और वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है प्रोसीडिंग की। अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड। देखिए ऊपर जो इसमें लिखा था स्ट्रक आउट और अमेंड था, और यहाँ पर टर्म यूज हो रही है ऑल्टर और अमेंड। ऑल्टर करना मतलब किसी चीज को कम ज्यादा करना, इस तरह से। अमेंड होता है कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन या डिलीटेशन करना, समथिंग। इज प्लीडिंग इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट। ये इन सच मैनर जहां पर कोर्ट आपको बताता है कि आपको इस तरीके से करना है, या फिर और ऑन सच टर्म्स। टर्म्स मतलब कोर्ट चाहे तो उस पार्टी पर कोई कोस्ट इम्पोज कर सकता है कि भी इतने रुपए का कोस्ट आप पर इम्पोज करते हैं, फिर आपको अलाउ किया जाएगा कि भी आप ऑल्टर या अमेंड कर सकते हैं।
to be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. मतलब कि भी जो आप अमेंडमेंट या जो भी आप बदलाव कर रहे हो वो जो है जो एक्चुअल रियल इशू अराइज हुआ है ना उसको डिटरमाइन करने से ही रिलेटेड होना चाहिए। आप उसके अंदर कोई ऐसा फैक्ट या ऐसा पॉइंट एड ऑन नहीं कर सकते जो एकदम सेपरेट नेचर का हो। समझ रहे हो आप? मतलब जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो मेन मुद्दा है, उसी से ही रिलेटेड होना चाहिए। वो उस वो जो है उस पॉइंट को मतलब फेयर ट्रायल के पर्पज से ही होना चाहिए, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ही होना चाहिए। अननेसेसरी पॉइंट जो आप वहां पर एड ऑन नहीं कर सकते हो। आगे देखिए रूल 17 को देखिए, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा इजी वे में लिखा है। रूल 17 के दो पार्ट है। आपका एक फर्स्ट जो पार्ट है वो इनेबलिंग प्रोविजन है, जो अभी मैंने आपको समझाया वो जनरल रूल है। लेकिन जो इसका पार्ट 2 है, जो प्रोवाइजो बताता है, ये इसकी गाइडलाइन है। हमने पार्ट 1 समझ लिया, अब प्रोवाइजो पढ़ते हैं। देखिए, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भी कोर्ट जो है एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर जो है कोर्ट अलाउ कर सकते हैं पार्टीज को कि वो अमेंडमेंट करे। लेकिन इसकी गाइडलाइन ये कहती है कि अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कॉमेंस्ड। मतलब नो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट की है वो अलाउ नहीं करी जाएगी अगर एक बार जो है सूट का ट्रायल अगर स्टार्ट हो गया है, तब वहां पर उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अनलेस, मतलब एक रास्ता खोल दिया कि कब करा जा सकता है, अनलेस द कोर्ट कम्स टू द conclusion that in spite of the due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial। लेकिन अगर पार्टी कोर्ट को कन्विंस करने पर मतलब कन्विंस कर देती है कि भी विद द ड्यू डिलिजेंस, मतलब बिना किसी लापरवाही के, समहाउ किसी सही कारण की वजह से वो उस पॉइंट को तब रेज नहीं कर पाई, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो गया है लेकिन किसी कारणवश जो है एक वैलिड रीजन की वजह से जो है पार्टी जो है उस समय पर उस पॉइंट को उस कारण को जो है रेज नहीं कर पाई है, तब जो है कोर्ट शायद अलाउ कर दे कोर्ट पार्टीज को कि वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर सकती है। कई बार होता है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो प्लीड करते समय जो है नहीं पता होता है समाव किसी कारणवश, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इशू। तब जो है एक, लेकिन आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं वो पॉइंट रेज किया, आपको क्यों अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की जरूरत पड़ रही है। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगा तब कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है। सिंपल है, ये गाइडलाइन है इसके अंदर। अब एक मैं आपको केस बताती हूँ जिसमें आपको रूल 16 और 17 का डिफरेंस पता चलेगा। जो अभी मैंने आपको वैसे बताया भी था कि 16 जो है कंपल्सिव नेचर का है, वहां पर जो है कोर्ट ऑर्डर करता है कि भी ये पॉइंट जो है इनको स्ट्रक आउट करो, क्यों, क्योंकि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस इसको निकालना जरूरी है, मतलब वहां पर कोर्ट आपको बोल रहा है। 17 में जो पार्टीज खुद से एप्लीकेशन लगाती है कि भी हमें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पॉइंट जो है वो रह गया है। एक तो ये हो गया, फर्स्ट वाले में जो है पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 17 वाले में पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसका देखिए ये एक केस है नॉल्स वर्सेस रॉल्स 1888 का ये केस है। इसमें जो है रूल 16 और 17 का डिफरेंस बताया गया है। तो यही जो मैंने आपको बताया कि 16 कंपल्सिव नेचर का है, 17 वॉलंटरी नेचर का है। 16 में जो है पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अमेंडमेंट में, लेकिन 17 में पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो खुद से कहते हैं कि भी हाँ हमें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा केस है। आप जब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में लिखते हो तो आपको कुछ जो है सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं, आपको ये रूल्स मेंशन करने पड़ते हैं, तब आप ये वाला केस बता सकते हैं। रूल 18 देखते हैं, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कोर्ट को पार्टीज को परमिशन दे दिए कि भी आप अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट कर लो। अगर वो समय सीमा के अंदर, टाइम जो भी कोर्ट ने दिया उसके अंदर आप नहीं अमेंड कर पा रहे तो क्या होगा? If a party who has obtained an order for the leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose by the order, or if no time is thereby limited then within 14 days from the date of the order। जब कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर आ गया कि तुम्हें अलाउ है कि तुम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करो,
तो कोर्ट खुद से कोई समय बताती है कि भी इतने दिनों के अंदर आप अमेंडमेंट कर लीजिए, या अगर समय नहीं बताया है कोर्ट ने तो जनरल रूल ये है कि विद इन द 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर आने के 14 दिनों के अंदर अंदर आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है। और आप इस समय सीमा के अंदर जो है आप अमेंडमेंट नहीं कर पाते अपनी प्लीडिंग में, तो क्या होगा, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid, तो उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा कि भी आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करो, और एज द केस में भी अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट जो है खुद से आपके उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देती है कि भी चलो इसके बाद हम इतना समय और देते हैं, फिर आप अपना अमेंडमेंट कर लीजिए प्लीडिंग के लिए, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर भी आपको जो आपका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा उसी समय सीमा के अंदर अंदर जो है आपको अपना अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो 14 डेज का टाइम पीरियड है या फिर जो कोर्ट खुद से समय बताती है उसके अंदर आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है। अब अगर फेल्योर टू अमेंड डज नॉट मीन्स दैट सूट इज डिटरमाइंड और रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल प्लेंट ओनली फॉरफीचर ऑफ द राइट टू अमेंड, अगर आप अमेंड नहीं कर पाए हो उस समय सीमा के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सूट डिटरमाइन हो गया है या फिर जो आपका ओरिजिनल प्लेंट है उसका रिजेक्शन हो गया, नहीं, आपका सिर्फ जो ये राइट है अमेंड करने का ये फॉरफीचर हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर आपने ये अमेंड नहीं किया समय सीमा के अंदर। नाउ अमेंडमेंट आर अलाउड इन प्लीडिंग टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, तो अमेंडमेंट कर ये अलाउ करने का जो ये है जो राइट, ये जो तरीका है ये सिर्फ इसीलिए आपको राइट दिया गया है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ना हो, कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे अगर आपको बाद में कोई फैक्ट या कोई पॉइंट पता चल रहा है जो इम्पोर्टेंट है, आप पता चल रहा फिर से एक नया फ्रेश सूट फाइल कर रहे हो, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस को रोकने के लिए ही यही पर्पस है आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग दिया गया है। नाउ यू कैन नॉट चेंज और रिप्लेस द कॉज ऑफ एक्शन बाय अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप उस सूट का जो मेन कॉज ऑफ एक्शन है उसको रिप्लेस कर दो या उसको चेंज कर दो, नहीं, आप सिर्फ वही पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से, वही बदलाव ला सकते हो प्लीडिंग के अंदर जो उस सूट को डिटरमाइन करने में, उसको डिसाइड करने में हेल्प करे, इम्पॉर्टेंट हो। अननेसेसरी आप उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। और देखिए अगर किसी सूट का मेन कॉज ऑफ एक्शन ही आप चेंज हो गया तो मतलब एक वो नया फ्रेश सूट के लायक होता है ना, कि अगर कोई आप नया कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है जो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है तो उसके लिए आप एक सेपरेट सूट फाइल करें, और सेपरेट सूट फाइल होगा तो उसकी सेपरेट कोर्ट फी जाएगी, सिंपल है। नाउ आपका रूल 16, 17, 18 हमने कवर कर लिया है। कुछ केस लॉज देखते हैं। अब इस टॉपिक के कुछ लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा जसवंत कौर वर्सेस सुभाष पालीवाल, 2009 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। अब हमने अभी तक सारे रूल्स में पढ़ा कि भी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले जो है आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का एप्लीकेशन देना है तो कोर्ट आपको अलाउ करेगा। अगर टाइम बार्ड हो गए हो, मतलब आपका प्रेस्क्राइब पीरियड जो कोर्ट ने दिया है 14 डेज का, उसके बाद मतलब 14 डेज के अंदर या फिर आप प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर आप अमेंडमेंट नहीं करते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस में बताया गया है कि जब आप अपील में जाते हो, मैटर डिसाइड हो गया, ऑर्डर आ गया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, डिक्री आ गई आपकी, तो जब आप अपील में जाते हो कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है, तब क्या आपको अपीलेट स्टेज पर अमेंडमेंट करना अलाउ होगा क्या? तो यस, इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर है जहां पर विद ड्यू डिलिजेंस आपको उस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में नहीं पता था या बाद में कोई ऐसा फैक्ट अराइज हो रहा है जो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस वो इम्पोर्टेंट है उसको ऐड करना, तब ऐसे सिचुएशन में कोर्ट आपको अपील के अंदर भी जो है अलाउ कर सकता है अमेंड करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। सो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी अलाउड इवन एट द स्टेज ऑफ अपील, बट only in rarest of the rare cases और extraordinary cases। तो इसका एक important केस है इसलिए मैंने आपको बताया। और एक और केस देखते हैं, रीवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वर्सेस नारायण स्वामी एंड सन्स। इसमें दो इशू थे जो इम्पोर्टेंट थे। एक तो जब आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करते हैं तो वो किससे रिलेट माना जाता है, मतलब एक वो फ्रेश उसको रिलेट करते हैं या जो आपका ओरिजिनल जो आपका प्लेन था उससे रिलेट करते हैं।
दूसरा कि भी क्या टाइम पीरियड जो उसका प्रेस्क्राइब पीरियड होता है, अगर वो एक्सपायर होने के बाद मतलब ट्रायल स्टार्ट होने के बाद क्या कोर्ट उसे अलाउ कर सकता है कि आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर लीजिए। उसमें और भी इशू थे बट इंपॉर्टेंट वाले जो ये थे। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग वुड रिलेट बैक टू द ओरिजिनल डेट ऑफ प्लीडिंग। तो जब आप उस प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, इस सूट में जो है बेसिकली जो एप्लीकेंट था उसने स्टार्टिंग में इनिशियली 2 रिलीफ क्लेम करे थे, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हो गया तो उसने एक थर्ड रिलीफ भी क्लेम करा। बाद में कुछ नए फैक्ट्स अराइज हुए थे जो अगर उसको ऐड नहीं किया गया मैटर के अंदर तो उसको जो है काफी अच्छा लॉस हो सकता था, इसीलिए उसने एक रिलीफ 3 भी वहां पर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद क्लेम किया। तो वहां पर कोर्ट ने जो है ट्रायल स्टार्ट होने के बाद भी उसको अलाउ कर दिया था। तो वो जो अमेंडमेंट है, जो रिलीफ, जो एक नया रिलीफ उसमें ऐड कर रहा था, तो उसको ओरिजिनल जो प्लीडिंग थी, जो ओरिजिनल डेट जो थी प्लीडिंग की, उसी में ही उसको ऐड ऑन किया गया। एक फ्रेश या नया नहीं था वो, उसी से ही उसको रिलेट बैक किया गया था। ठीक है। और दूसरा है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी अलाउड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो अगर कोर्ट का दिया हुआ जो टाइम पीरियड जो होता है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी जो है कोर्ट जो है उसको अलाउ कर सकता है। ये हमने जनरल रूल में भी पढ़ा था, मतलब उसके प्रोवाइजो में पढ़ा था कि भी कोर्ट या तो खुद से टाइम एक्सटेंड कर दे या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड हो जो जिस पर कोर्ट उसे अलाउ कर सकता है कि भी आप अपना अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर लीजिए, लेकिन जो है वो नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए या फिर उसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी जो है कोर्ट उसे अलाउ कर सकता है। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट है ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पर, जो है सभी कोर्ट्स को फॉलो करनी है। सुप्रीम कोर्ट का ये था मैटर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 2022 का सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन थी जो मैंने आपको पूरा इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ाया वो सारे पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूड थे कि भी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ करने के लिए ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए और फॉर द सेक ऑफ जस्टिस होना चाहिए, नया पॉइंट उसमें नहीं आना चाहिए जिससे जो है पूरा जो मैटर जो है एकदम डिफरेंट हो जाए, मतलब उस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेट करते हुए होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट या नेसेसरी पार्टी है जिसको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, जो शायद स्टार्टिंग में मिस हो गई थी, उसको नहीं ऐड किया, तो उसको ऐड करने के लिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउड करना चाहिए। कोई पार्टी की मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, वो इनोसेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब उसको ऐसा नहीं हो कि फैक्ट पहले से ही पता हो लेकिन वो जानबूझकर तब नहीं ऐड कर रहा हो, बाद में कोर्ट का जो मैटर है डिले करवाने के लिए, प्रोसीडिंग डिले करवाने के लिए, तब वो बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, और कोर्ट को मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही इसकी गाइडलाइन में भी रहा। जो इसमें इंपॉर्टेंट या ये कह लीजिए थोड़ा सा अलग अप्रोच थी, हटके थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जेबी पर्दीवाला इन्होंने ये मैटर डिसाइड किया था। तो 2 जजेस बेंच केस रहा हमारा। इसमें नो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउड फॉर द टाइम बार्ड क्लेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। कोई भी टाइम बार्ड क्लेम के लिए आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ नहीं करोगे। ठीक है। नो मैलाफाइड इंटेंशन, ऑफ कोर्स पार्टी की कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के पीछे। कैन नॉट चेंज नेचर ऑफ द सूट और द कॉज ऑफ एक्शन, आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के द्वारा आप उस सूट का नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन में कुछ चेंज कर सकते हो, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है आ रहा है, आप उसके लिए एक सेपरेट सूट फाइल करिए, आप उस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोर्ट शुड फॉलो द लिबरल अप्रोच, कोर्ट को लिबरल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। मैं किस लिए कह रही हूँ, अगर जो टाइम बार्ड हो गया है, मतलब प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर उसने अमेंडमेंट नहीं किया है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा कि भी कोर्ट बिल्कुल ही नहीं अलाउ करेगा उसे। ऑफ कोर्स लिबरल अप्रोच को इस्तेमाल किया जाएगा, रीजनेबल ग्राउंड अगर उसे मिल रहा है, कारण मिल रहा है, कोर्ट सेटिस्फाई हो रहा है, तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन में अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताइए, अच्छा बुरा जो भी रिएक्शन होगा वो वेलकम है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।